तो अब हम करेंगे एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये काफ़ी साल बाद व्हेन द ब्रिटिश लैंडेड इन इंडिया, उसके काफ़ी साल बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था जो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमने काफ़ी चेंजेस ऑब्ज़र्व किए। तो एक्ट ऑफ 1773 को हम देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट था क्यों, इसके फीचर्स क्या क्या थे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्यों था, ये 3 रीजन्स की वजह से इम्पॉर्टेंट था। पहला पॉइंट ये है, पहली बात ये है कि ये ऐसे पहली बार था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल या रेगुलेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी पे, वो स्टार्ट होना चालू हो गया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये है कि जो रिकग्निशन है ऑफ द पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पहली बार रिकग्नाइज़ की गई। ठीक है, फिर ऐसा भी पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, उसकी फाउंडेशंस ले करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। तो दिस वाज ऑल इट कि ये इम्पोर्टेंट था क्यों। अब इसके फीचर्स पर आ जाते हैं हम। देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको अप्रिशिएट करके, उसको प्रमोट करके, उसकी पोजीशन को, उसको गवर्नर से बना दिया था जी से बना दिया था जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब अगर इसको प्रमोट किया है, मतलब इसकी पोजीशन को हायर लेवल पे लेके गए हैं, तो इसके बराबर वाले जो पहले के जो 2 गवर्नर्स थे उनकी तो वो तो सबऑर्डिनेट बन गए इसके। तो वो 2 कौन से थे? एक तो था गवर्नर ऑफ मद्रास, दूसरा था गवर्नर ऑफ बंगाल। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ये दोनों ही, एक सेकेंड, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ये बंगाल वाले के सबऑर्डिनेट बन गए थे। 3 स्टेट्स हमने यहाँ पे देखनी है, एक है बंगाल, एक है हमारा मद्रास और एक है बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर 4 लोगों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया था उसको असिस्ट करने के लिए उसके फंक्शंस में। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट इसी में कल्मिनेट हो गए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि 1774 में, एक्ट ऑफ 1773 में के चलते 1774 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में, कलकत्ता में, विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे ये आता है कि जो लोग थे ऑफ द पीपल ऑफ द कंपनी, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। करप्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो कंपनी का जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। सो द पीपल ऑफ द कंपनी, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हमें हमारा आता है कि जो कंट्रोल था ब्रिटिश का कंपनी पे, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो गवर्न करते थे कंपनी को, उनको अपना सारा रेवेन्यू, सारा सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, दे हैड टू रिपोर्ट इट बैक टू दी ब्रिटिश। तो इस तरीके से हमारा जो ऑल इन ऑल है एक्ट ऑफ 1773, ये पूरा ये कहता है। ठीक है, फिर हम अपने अगले इम्पॉर्टेंट एक्ट पर आते हैं, जो कि ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। 1781 का जो एक्ट है उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें जो भी कमियां थी एक्ट ऑफ 1773 में, उसको फुलफ़िल करके उसमें कुछ प्रावधान करके उसको फिर इशू किया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्ट ऑफ 1784 में। ठीक है, इसमें ऐसे पहली बार है कि जो कंपनी है उसके पावर्स को डिफरेंशिएट किया गया था बिटवीन द कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स। कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वही उन्होंने ही संभालना था इसको, कमर्शियल अफेयर्स को। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए अ न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड व्हिच वाज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कमर्शियल अफेयर्स को कौन देखते हैं? डायरेक्टर्स। जैसे ये इंडिया में भी पिक्चर्स में भी जो डायरेक्ट करते हैं, वो उनका ज़्यादा कंसर्न क्या होता है? पैसा वैसा ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना कि डायरेक्टर्स, दे वर लुकिंग आफ्टर द कमर्शियल अफेयर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल में रखना चाहते थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स को, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना शुरू कर दिया।
फिर हम आते हैं अगला जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर था वो ये था कि ऐसा पहली बार था कि जो कंपनी की टेरिटरीज़ हैं उनको ब्रिटिश पोजेशन कहा जाने लगा। कौन से एक्ट में? एक्ट ऑफ 1784 में। बस ये 1784 छोटा सा ही है, तो इसमें इतना ही है। फिर हम अपने अगले एक्ट पर आते हैं जो है एक्ट ऑफ 1833। एक्ट ऑफ 1833 ऐसे पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का इंडिया में। ब्रिटिश का पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, उसको अब और भी ज़्यादा प्रमोट करके उसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पहले वो सिर्फ इस रीजन का कंट्रोल संभालता था, अब वो पूरे इंडिया का कंट्रोल संभालने लग गया। समझ रहे हो आप? पहले तो उसको सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम आगे हमने ये भी देखा था 1858 में कि उसको यहाँ पे इसको वाइसरॉय भी बना दिया था। किस में बनाया था? एक्ट ऑफ 1858 में। रिवोल्ट के 1857 के रिवोल्ट के 1 साल बाद। तो आगे बढ़ते हुए प्रोसीडिंग फर्दर हम ये देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो सिविल और मिलिट्री के जो फंक्शंस है उसको संभाल रहा था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? बेंटिक। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे की, ये अब एकदम ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है। फिर जो इस एक्ट में ये भी हुआ था कि पहले जितने भी पास होते थे, जितने भी प्रावधान पास होते थे उनको पहले बोलते थे रेगुलेशंस, और अब उनको कहा जाने लगा एक्ट्स। 1833 के एक्ट के बाद जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के वो एकदम ही ख़त्म हो गए, और अब वो बॉडी एकदम ही बन गई थी, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। 1833 में ही था जो पहली बार इंट्रोड्यूस कोशिश की गई थी सिविल सर्वेंट्स कंपटीशन को इंडियंस की तरफ खोलने के लिए, बट इट कुडंट बी डन क्योंकि अपोजिशन था डायरेक्टर्स द्वारा। कोटा डायरेक्टर जो थे उनके द्वारा अपोजिशन था। तो जो कंपटीशन एक कोशिश थी टू ओपन द कंपटीशन टू इंडियंस, इट कुडंट बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्ट ऑफ 1833। अब हम आते हैं अपना एक्ट ऑफ 1853 की तरफ, एंड दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर्स एक्ट पास बिटवीन 1793 एंड 1853। इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, पहली बार ऐसा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको बांट दिया था बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ठीक है। लेजिस्लेटिव में क्या हुआ था कि 6 नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, या ये भी कह सकते हो कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बनाया गया था, और इसको कहा जाने लगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एकदम मिरर करती थी किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिरर करती थी। ठीक है। और ऐसे पहली बार था कि जो लेजिस्लेटिव है उसको एक स्पेशल फंक्शन की तरह उसको स्पेशलिटीज़ से उसको डील करा जाने लगा। ठीक है। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने पहले देखा था कि ओपन कंपटीशन की जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई, लेकिन इस एक्ट में ओपन कंपटीशन जो था दैट वाज फाइनली ओपनड, और इसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई विच वाज आल्सो कॉल्ड द मैकाले कमेटी। थर्ड हम अपना पॉइंट देखते हैं कि जो कंपनी का जो रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। टू व्हाट? एक्सटेंड करके क्या करना था? इंडियन टेरिटरीज़ को और पोजेशन लेना था, और ये लेना था किसके नाम पे? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे इस पोजेशन को, टेरिटरीज़ को और इंडियन टेरिटरीज़ को कब्ज़े में लेना था। अब मतलब ये था कि कंपनी ये से पहली बार हुआ था कि कोई डेडलाइन नहीं थी इसके लिए। इसका मतलब ये था कि कंपनी का रूल कभी भी ख़त्म हो सकता था जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तब। ठीक है।
यहाँ इसमें पहली बार ये भी हुआ था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको जगह दी गई। 4 में से जो 6 मेंबर्स थे ना, हमने देखा था 6 मेंबर्स आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स आए थे यहाँ पर। इसमें से 6 में से 4 जो थे वो इन जगहों से थे, आगरा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो ये तो था जो हमारा एक्ट्स आए थे टिल 1853। 1857 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 1858 का एक्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आने वाले एक्ट्स को हम अभी और कवर करेंगे।